नमस्कार। मैं रजनीश राज आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इतिहास के ऑप्शनल की तैयारी की आज की चर्चा के लिए। इसके पहले कि मैं आपको इतिहास के ऑप्शनल के तमाम फीचर्स की ओर लेके जाऊं और उसके कार्यक्रमों के बारे में बताऊं, कुछ बुनियादी बातें हम पहले कर लेते हैं। वो ये कि 1 मई से हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का दूसरा बैच शुरू हो रहा है। इस दूसरे बैच में आप सब लोग जुड़ें तो सवाल ये उठता है कि कोई भी बच्चा किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा क्यों बने। स्वाभाविक रूप से आपके मन में कई तरह के प्रश्न होंगे। एक प्रश्न यह होता है कि हम हिस्ट्री ऑप्शनल ही क्यों लें। दूसरा प्रश्न यह होता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है तो हम किसी टीचर से ही क्यों पढ़ें। तीसरा होता है कि यदि हमें यही सब्जेक्ट लेना है और इसी टीचर से पढ़ना है तो सवाल उठता है कि ये टीचर हमको कैसे पढ़ाएंगे, उनके कार्यक्रम क्या होंगे। और एक बात जुड़ी हुई यह होती है कि क्या हम पास कर जाएंगे। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब कुछ मिनटों के माध्यम से मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हमारी चर्चा तकरीबन 25 से 30 मिनट की होगी। सबसे पहले ये आपकी जो संस्था है उस संस्था के फाउंडर मिस्टर अलख पांडे लोगों के बीच में उम्मीद की एक रोशनी है। इन्होंने ही मुझे यहाँ इनवाइट किया है, तो आप सबसे पहले इस चेहरे का दर्शन कीजिए। उसके बाद फिर ये तो मैं हो गया। अब मैं आपके सामने जब साक्षात ही रूबरू हूँ तो इनको रहने देते हैं। बस इतना ही है कि ऑप्शनल 2.0 हिस्ट्री जो हिंदी मीडियम में क्लास होगा उसकी शुरुआत के लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं। अब हम लोग किधर जा रहे हैं तो बैच के डिटेल्स की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये सब बुनियादी प्रश्न होते हैं बच्चों के। इसी को ध्यान में रखकर हमारा ये पीपीटी तैयार हुआ है। तो बैच के डिटेल्स के बारे में क्या क्या बातें करनी है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है कि हमारी ऑफरिंग क्या है। हमारी ऑफरिंग क्या है, माने हम आपको क्या देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं के अंतर्गत इधर जाने से पहले आप ये समझिए कि आपको क्या देने जा रहे हैं कि पहले ये समझना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। एक विद्यार्थी को चाहिए होता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने के लिए एक स्टडी मटेरियल जो हम आपको देंगे। उसके बाद क्या चाहिए, एक रेगुलर ऐसा क्लास जो कि बेसिक से आरंभ हो, जो कि गहन कवरेज करे और जो कवरेज करते हुए एग्जाम की जरूरत के मुताबिक उस टॉपिक के शीर्ष तक चर्चा को लेके जाए। वो ऐसा क्लास होना चाहिए जिसमें कि पिछले वर्षों में यूपीएससी या अन्य एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का इंटीग्रेशन हो, माने उसे शामिल कर लिया गया हो, और साथ ही साथ इस बात पे ध्यान हो कि आगे इससे और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्नों की चर्चा तक की पढ़ाई अपर्याप्त होती है। जरूरत होती है आने वाले वर्षों के अनुमान को पकड़ने की और उसके मुताबिक क्लास का कवरेज हो। इसके बाद बहुत सारे बच्चे बिगिनर्स होते हैं जो ठीक से क्लास नोट्स नहीं बना पाते। उन सबों को ध्यान में रखते हुए ये बात हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि आपको न सिर्फ हम क्लास के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले पीपीटीज उपलब्ध करवा देंगे। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो पीपीटीज मैं सिर्फ रिवीजन के लिए ही यूज करूंगा या फिर मैं फोटोज, मानचित्र आदि को दिखाने के लिए यूज करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं खुद ही बोर्ड वर्क करूंगा और मेरी गति के साथ आप अपनी गति बिठाएंगे। यही रियल क्लासिकल टीचिंग है जो मैं आपके सामने करने वाला हूं। इसके बाद फिर प्रत्येक क्लास के बाद आपको क्लास का जिस्ट दे दिया जाएगा कि जिसके अंतर्गत एक टीम बैठी हुई है जिनका काम है क्लास के मेन पॉइंट्स को
नोट कर लेना और प्रत्येक बच्चे तक पहुंचा देना। यदि आपने इस तरीके से पढ़ाई कर लिया, तब बात यह होती है कि हमारी कक्षाओं ने आपको जानकारी दे दिया, गहन समझ दे दिया, पिछले वर्षों के प्रश्नों के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया, उसका आंसर एनालिसिस हो गया, आने वाले प्रश्नों से भी आप वाकिफ हो गए, उसके मुताबिक आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन लिखोगे तब तो सीखोगे। तो इसके लिए टेस्ट की व्यवस्था की गई है और पूरे कोर्स के कंप्लीट होते होते आपका टोटल 10 टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस तरीके से देखो तो हमने 360 डिग्री का एक अप्रोच लिया है। उसी अप्रोच के तहत हमारी पूरी की पूरी ऑफरिंग तैयार हुई है, जिसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि लाइव क्लासेस वो तो कोई भी देता ही है। इसके बाद डेली क्लास नोट्स, जो मैंने कहा कि आपको डेली क्लास नोट्स के रूप में ही उसका बुलेटिन तैयार करके दे दिया जाएगा। डेली क्लास का पीपीटी ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो होता है उसका एनालिसिस इंटीग्रेटेड तरीके से लेक्चर में शामिल रहता है। टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें शामिल होता है, वही मैं भी करता हूं। और फिर टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत आंसर राइटिंग के ऊपर बल दिया जाता है। कुल 10 टेस्ट होंगे। और फिर यदि हम पढ़ रहे हैं तो हर सिंसियर बच्चे को पढ़ने के वक्त में कुछ डाउट्स होते हैं। डाउट्स हम लोग लगातार सॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि यदि हमने संदेहों को यूं ही रहने दिया तो संदेह टॉपिक के संदेह से शुरू होता है और खुद के संदेह के रूप में तब्दील हो जाता है। इफ यू हैव नॉट रिजॉल्व योर डाउट्स, यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ। मैं आपको आपके ऊपर डाउट करने नहीं दूंगा। क्लास के दौरान लगातार मैं आपका डाउट सॉल्व करता चलूंगा। जब भी कभी भी डाउट होता है तो डाउट का सॉल्यूशन ही उसका समाधान है, उसका वेटिंग लिस्ट नहीं होना चाहिए। और इसे हम लोग इंश्योर करेंगे। अब चलकर देखो आप लोग कि हमारे बैच के बारे में कुछ बुनियादी बात, कि बैच का नाम क्या है। तो यूपीएससी मेंस 2023-24। बैच का लैंग्वेज क्या है, हिंदी मीडियम। स्टार्ट डेट क्या है, 1 मई 2023। शेड्यूल क्या है, एक लेक्चर एक दिन में। सब्सक्रिप्शन कब तक चलेगा, तो 31 दिसंबर 2024 तक। शेड्यूल क्या होगा, तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रत्येक दिन एक क्लास होगा। और वो क्लास नॉर्मली 12 बजे से शुरू होगा और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लास चलेगा। फी उसका कितना है, तो 8,999 रुपीज। यानी कि आप इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं कि पीडब्ल्यू ने, मिस्टर अलख पांडे ने एक अलख जगाया है। वो ये है कि आपके अंदर यदि सबसे ऊंची टहनी तक जाने की इच्छा है तो आपकी इच्छा साधनों के अभाव में मर नहीं सकती। आपको अपने उस एम्बिशन की पूर्ति के लिए अपनी ओर से मिनिमम एफर्ट लगाना है, जिससे कि मिनिमम फी के बल पर ही आप सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकें। सर्वोत्तम शिक्षा का मतलब क्या होता है, सबसे ज्ञानी, सबसे गुणी, सबसे अनुभवी, सबसे क्रेडिबल लोगों से पढ़ाई करना और उनका कमिटमेंट के साथ, लगन के साथ, धैर्य के साथ आपके साथ जुड़कर आपको पढ़ाना। पीडब्ल्यू ने इसी मुहिम के तहत अलग अलग विषयों के अनेक अच्छे शिक्षकों को इकट्ठा किया है। मुझे भी इसके साथ जुड़कर सकारात्मक बोध महसूस हो रहा है और इसी सकारात्मकता के साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप अपनी ओर से मिनिमम फी ही का इंतजाम कर लेते हैं तो मैक्सिमम एजुकेशन आपको मिल जाता है। तो इसीलिए आप देखो कि 9,000 रुपया ही के लगभग आपका फी है, उसमें भी 1 रुपया कम ही। अब बैच के इनरोलमेंट की योजना देखो, तो ये है। बैच के इनरोलमेंट के बारे में आपका यही प्रीफेस रहेगा, आप इसको देख लेना। नो योर फैकल्टी, दिस इज अबाउट मी। सो मैं
अपने बारे में कुछ बोलूँ ये मुझे बहुत ज़्यादा जमता नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, तो अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहता। बस इतनी बात है कि 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैं लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाया है और हज़ारों हज़ार विद्यार्थी पढ़ के पास किए हैं। उनके अंतर्गत जो सबसे रिमार्केबल बात है वो ये कि ऐसे कम से कम भी तो 12-13 साल हुए हैं कि जब मेरे ही किसी स्टूडेंट ने यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल में इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स लाया है। और ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के बीच की बात नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के तमाम विद्यार्थियों को मिलाकर इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स उन्हीं लोगों ने हासिल किया है। इनमें से कुछ लोगों का फोटो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के ऊपर। ये देखिए हिंदी मीडियम की आज तक की सबसे श्रेष्ठ रैंक होल्डर हैं किरण कौशल। 3rd रैंक ही आज तक का सबसे श्रेष्ठ परफॉर्मेंस है। ये जब एग्जाम दे रही थी उस समय ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 हुआ करते थे और जीएस 600 नंबर का होता था। एक ऑप्शनल 600 का होता था, दूसरा ऑप्शनल 600 का होता था। तो हिस्ट्री ऑप्शनल इन्होंने लिया था और 600 में इनका मार्क्स कितना था? 351। 351 नंबर यही किरण कौशल के मार्कशीट का सबसे श्रेष्ठ मार्क्स था। यानी कि न सिर्फ किरण कौशल का हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट था, बल्कि हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट ने किरण कौशल को पास करने और ऑलमोस्ट टॉप कर जाने में सबसे निर्णायक रोल प्ले किया 351 मार्क्स के साथ। ये देखिए गौरव कुमार, पिछले तकरीबन 10 वर्षों के दौरान सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने की 35 के अंदर रैंक हासिल किया है हिंदी मीडियम के लोग। 3 या 4, मात्र 3 या 4 लोग हैं जिन्होंने कि इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। उनमें से गौरव है, 31st रैंक है। 31st रैंक होना अपने आप में गौरव की बात तो है, हिंदी मीडियम के लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि आपका सर्वोत्तम दिन फिर लौट रहा है। इसके अतिरिक्त तो सबसे ज्यादा रिमार्केबल बात यह है कि गौरव को, जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, उसे हिस्ट्री ऑप्शनल में अपने पहले अटेम्प्ट में 500 नंबर के अंदर, क्योंकि ये उस दौर का स्टूडेंट है जबकि सिलेबस चेंज हो गया था और अब ऑप्शनल एक ही रह गया है और वह ऑप्शनल 500 नंबर का हो गया है। तो इसको 500 के अंतर्गत पहले अटेम्प्ट में कितना मार्क्स आया था? 155। और जब वह 31st रैंक के साथ में सेलेक्ट हुआ तो इसका मार्क्स कितना था? 310, एग्जैक्टली डबल। और ये 310 इंडिया में हाईएस्ट था। इंडिया में हाईएस्ट किसे आया? नंबर 1 इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, नंबर 2 उस विद्यार्थी को जिसका पहले अटेम्प्ट में 155 मार्क्स था। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी पृष्ठभूमि चाहे कैसी भी हो, आप यदि परिश्रम करेंगे और सही मार्गदर्शन में परिश्रम करेंगे तो आप शीर्ष तक जा सकते हैं। फिर अब देखो, ये शिशिर गेमावत है, इनका 35th रैंक आया है। ये भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। हालांकि शिशिर गेमावत इंग्लिश मीडियम का है, ये आईआईटी का है, आईएम का है। इसका 35th रैंक आया है। इसका भी हिस्ट्री में 300 के आसपास मार्क्स था। लेकिन हिंदी मीडियम के लोगों और इंग्लिश मीडियम के लोगों के बीच में ये इन्फीरियोरिटी का सेंस आपको नहीं लेना है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही टॉप करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के हैं तो गौरव तो हिंदी मीडियम का था, किरण तो हिंदी मीडियम की थी, समझ गए? उसके बाद ये देखिए श्रेयांश तिवारी है। मैंने कुछ ही लोगों का नाम रखा यूपीएससी में क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। ये श्रेयांश तिवारी है। इसका रिजल्ट कहां पर रिमार्केबल है? ये बीपीएससी का 1st रैंकर है। यानी कि हमसे पढ़कर बच्चे यूपीएससी में भी टॉप रैंक ला रहे हैं, पीसीएस में भी टॉप रैंक ला रहे हैं।
फर्स्ट रैंकर होने के अलावे जो सबसे रिमार्केबल बात है वो ये कि इसको 223 मार्क्स मिला है 300 में। यह सबसे बड़ी बात है कि यह हिस्ट्री में रिकॉर्ड मार्क्स लाया था। इसके बाद फिर अब ये देख लीजिए 223 300 में ये अशोक है, ये झारखंड पीसीएस में सेकंड रैंक लाया। सिर्फ बीपीएससी में नहीं, झारखंड में या यूपी में या कई अन्य पीसीएस में हमारे स्टूडेंट्स इसी तरीके के रैंक होल्डर्स रहे हैं। अब मैं ज्यादा आपको नहीं दिखा सकता, समय नहीं है। ये देखेंगे कि हमारे जो तमाम टॉप रैंक होल्डर्स हैं यूपीएससी में वो ये सब हैं, चाहे किरण कौशल हो या गौरव हो, शिशिर हो, मिथिलेश हो, अभिषेक, रंजीत, आलोक, कन्हाराम, ये सब हमारे टॉपर्स रहे हैं। इन द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखोगे कि हिंदी मीडियम के लोग लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त करते रहे हैं। बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट थोड़ा कम आ जाता है तो बच्चे थोड़ा घबराने लगते हैं, और उनकी घबराहट तो वाजिब है, लेकिन इस क्रम में उन्हें यह जरूर देखना चाहिए कि क्या हिंदी मीडियम के लोगों को नंबर ही नहीं आ रहा, या कि किसी खास सब्जेक्ट में किसी खास एरिया में नंबर नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जीएस में ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। परिश्रम के अलावा गुणवत्ता को इनहैंस करने की जरूरत है। ऑप्शनल में तो नंबर आ ही रहा है, ऑप्शनल में नंबर आ रहा है, इसका प्रमाण आपको मैं दिखाता हूं। ये तो पुराने पैटर्न के लोग हैं जिनको कि आउट ऑफ 600 इस तरीके का मार्क्स आया है, चाहे 378 हो, 376 हो, 372 हो, 371 हो, इस तरीके के मार्क्स आते रहे हैं। आप नए पैटर्न के अंतर्गत चल के देखिए कि एक साल के दौरान हमारे 6 स्टूडेंट्स को 300 से ज्यादा मार्क्स आया। एक साल के रिजल्ट की बात बोल रहा हूं, और 6 स्टूडेंट्स को यदि मेरे क्लासरूम से 300 से ज्यादा नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 60% से ज्यादा मार्क्स आउट ऑफ 500 300 है तो। और यूपीएससी में टॉप करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 52 to 53%। 52 से 53% मार्क्स यदि आपको टोटल मार्कशीट में आ जाए, जितना पूर्णांक है उस पूर्णांक के अंतर्गत यदि लगभग 53% नंबर आप ले आते हैं तो आप फर्स्ट रैंकर हो जाते हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि एक साल में हमारे क्लास में 6 बच्चों को या बच्चियों को 60% या उससे ज्यादा नंबर आया, और इसमें से सिर्फ एक लड़का है जो इंग्लिश मीडियम का है, 5 हिंदी मीडियम का है। तो आप यदि ये सोचते हैं कि हिंदी मीडियम वाले को यूपीएससी वाले नंबर ही नहीं देते, तो आप को मैं इतना ही कहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। निश्चित तौर पर जनरल स्टडीज में स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि टीचिंग का हुनर और टीचिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा इन्हांस किया जाए, और वहां पर भी बच्चों को अच्छा नंबर दिलाया जाए। हिंदी मीडियम के अंदर जनरल स्टडीज में 50% मार्क्स आज तक किसी को नहीं आया है, लेकिन ऑप्शनल में तो मैं 60% नंबर दिला ही रहा हूं, रेगुलरली दिला रहा हूं। एक साल में एक नहीं अनेक विद्यार्थियों को दिला रहा हूं। आप कल्पना करके देखो कि यूपीएससी वाले ज्यादा गहरा आंसर कहां एक्सपेक्ट करते हैं? ऑप्शनल में, क्योंकि वो ऑप्शनल है जिसके अंतर्गत ये घोषणा कर दी गई है आपकी ओर से कि मैंने यह विषय चुना है, मैं इसमें गहराई में जाकर आपकी जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान निकाल के दे दूंगा। और उस कसौटी पर जब आप पास करते हुए 60% नंबर ले आते हैं तो जीएस में भी नंबर ला सकते हैं। शर्त बस इतना ही है कि आप उनके प्रश्नों को ठीक से समझिए, उसका एक रीजनेबली अच्छा आंसर दीजिए। यानी कि आपको अपने जीएस के प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड को इन्हांस करना पड़ेगा। निराश होने की कोई बात नहीं है। यूपीएससी वाले झोली खोलकर नंबर बांटने के लिए तैयार हैं, आप उनकी झोली में बस हाथ तो डालिए। ठीक है, अब फिर आगे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के ऊपर मैं
1 मिनट के बाद आपको लेके जाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि हिस्ट्री के ऑप्शनल के अंतर्गत आपको 2 पेपर पढ़ना होता है। 2 पेपर्स के अंतर्गत 4 खंड होते हैं। फर्स्ट पेपर में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री होता है और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। सेकंड पेपर में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होता है और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आप देखोगे कि पेपर वन एंशिएंट एंड मिडिवल, पेपर 2 मॉडर्न एंड वर्ल्ड। आगे मैंने इसका सिलेबस भी दे रखा है, लेकिन आज के इस ओरिएंटेशन क्लास के दौरान मैं सिलेबस की ओर ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको सिलेबस भले ना बताऊं, किंतु इतनी बात बता देता हूं कि यूपीएससी के एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कितने सवाल पूछे जाते हैं, आपको आज से ही प्रिपरेशन के दौरान कौन सा टारगेट लेकर चलना चाहिए। तो इसके तहत चलकर देखो कि आपको फर्स्ट पेपर में 8 सवाल पूछे जाएंगे, सेकंड पेपर में भी 8 सवाल पूछे जाएंगे। ये 250 मार्क्स का होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा। 250 मार्क्स के इस पेपर के लिए 8 पूछे गए सवालों में से 5 लिखना है। सवाल पूछे जाएंगे 8, लिखना है कितना? 5। इधर भी 8 पूछे जाएंगे, लिखना है 5। और 5 में भी आपको यह ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपलसरी होता है, आप उसे नहीं छोड़ सकते, वो तो लिखना ही लिखना है। बाकी 2 3 और 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक होता है वो खंड 1 होता है, और 5 से लेकर 8 तक खंड बी होता है। प्रत्येक खंड से आपको एक एक कंपलसरी क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद इधर 3 बचा, इधर 3 बचा। किसी भी 3 से आप अधिक से अधिक 2 लिख सकते हैं, या कम से कम 1 तो लिखना ही होगा। यानी कि आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हम इस 4 में से चारों को लिख देंगे और ये 5वां नंबर लिख देंगे और बाकी 6ठा 7वां 8वां से हमें कोई मतलब नहीं रहा। आपको 8 में से 5 लिखना है, 2 कंपलसरी है, एक कंपलसरी है खंड 1 से, एक कंपलसरी है खंड 20 से। तो 2 तो हो गया, बच गए 3 आउट ऑफ 6। लेकिन पहले 3 से आप कम से कम 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 लिखेंगे, और यही बात दूसरे 3 के बारे में भी लागू होती है। इस तरीके से जो डिजाइन किया गया है क्वेश्चन का, उसके पीछे का पर्पस यह है कि आप गेसवर्क करके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ के बाकी सारे के सारे सिलेबस को छोड़ के तैयारी नहीं करें। कमीशन वाले आपके गेसवर्क को तोड़ते हैं। तो ट्रेंड ये कहता है कि अच्छा विद्यार्थी वही है जो प्रथम दृष्टया तो पूरा ही पूरा सिलेबस पढ़े। अच्छा शिक्षक वही है जो प्रथम दृष्टया पूरा ही सिलेबस पढ़ाए। और इसी वजह से कुछ ज्यादा समय लगने लगा है, और ज्यादा समय लगने लगा है तो शिक्षक लगाए। बहुत सारे शिक्षकों में आज के डेट में एक आपाधापी सी है कि मेरा सिलेबस छोटा है, मैं 4 महीने में खत्म कर दूंगा, मैं 5 महीने में खत्म कर दूंगा। भैया ये सब बिल्कुल ही बेकार की बातें हैं। और स्टूडेंट्स भी यदि इसी आपाधापी में भागने लगता है कि जल्दी जल्दी मेरा कोर्स खत्म कर दीजिए, तो जल्दी जल्दी कोर्स खत्म कर दोगे, मैं कोर्स खत्म कर दूंगा, मैं तो जितना चाहूं उतने जल्दी खत्म कर दूं, लेकिन जल्दी कोर्स खत्म होगा, मेरा कोर्स खत्म, तुम्हारा कैरियर खत्म। इसलिए पढ़ो रीजनेबल पेस के साथ।
सीखने के लिए पढ़ो। जानना है, समझना है, लिखना है, सीखना है और अंतोगत्वा यूपीएससी के लेवल तक पहुंचना है। इसीलिए हमारे पढ़ाने की औसत गति सीधी है। एंसेंट इंडिया 50 क्लास, मेडिवल इंडिया 50 क्लास, मेडिवल इंडिया मॉडर्न इंडिया 50 क्लास, वर्ल्ड हिस्ट्री 50 क्लास, 200 क्लासेस के अंतर्गत आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस क्रम में जरूरत पड़े तो 5-7 क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़े तो वो लेने के लिए तैयार रहूंगा हमेशा। और यदि मैंने इतने दिनों में कोर्स खत्म किया तो आप एक बात के लिए आश्वस्त रह सकते हो कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई। बल्कि और संक्षेप में बोलूं तो आप आश्वस्त रह सकते हो कि आपकी तैयारी हो गई। समझ गए? खैर, अब इसके आगे बढ़कर देखते हैं कि पेपर के पैटर्न को देखो। ऐसा होता है। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पहला क्वेश्चन जो होता है वो मानचित्र का होता है। मानचित्र का, इस मानचित्र में क्या होता है, एक मैप आपको कमीशन वाले दे देते हैं। मैप के अंतर्गत लोकेशन लोकेटेड रहता है, डॉटेड रहता है और उससे संबंधित क्लू दे दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में। आपको क्लू के आधार पर उस स्थान की पहचान करना है और पहचान करके उसके बारे में 30-35 शब्दों में डिस्क्राइब कर देना है। कुल 20 स्थान होते हैं। एक स्थान 2.5 मार्क्स का हुआ और इस तरीके से 20 स्थान 50 मार्क्स के हुए। इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आपने ठीक से प्रैक्टिस कर लिया तो पेपर 1 में अच्छा परफॉर्मेंस का सीक्रेट होता है मानचित्र की अच्छी तैयारी। मानचित्र की तैयारी का एक फायदा कि इस 50 में आप 40 नंबर भी ला सकते हो। दूसरा फायदा ये कि मानचित्र की तैयारी आपने ठीक रखा है तो बहुत सारे अन्य सवाल जो आप लिखेंगे फर्स्ट पेपर में एंसेंट हिस्ट्री से संबंधित बचे हुए जो आपके सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी आप ज़्यादा गुणवत्ता संपन्न होकर लिख सकते हैं। आप जगह जगह पर मानचित्र दिखा भी सकते हैं। मानचित्र के स्थलों से संबंधित फैक्चुअल ब्यौरा भी आपको मालूम होता है। कई सारे टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं कि जिसकी तैयारी में मानचित्र की तैयारी ही आधी तैयारी बन जाती है। तो मानचित्र के लिए मानकर चलिए कि एंसेंट इंडिया में सक्सेस का सीक्रेट होगा। इसके बाद फिर आगे क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ABC 3 क्वेश्चंस रहेंगे। एक रहेगा 15 नंबर का, एक रहेगा 15 नंबर का, फिर एक रहेगा 20 नंबर का और इस तरीके से 50 नंबर का क्वेश्चन तैयार होगा। 2, 3 और 4 ये ऐसे ही रहेंगे और इस तरीके से ये बन गया खंड ए और 5, 6, 7, 8 ये होता है खंड बी। 5वां नंबर मेडिवल इंडिया से शुरू हो जाता है। 5, 6, 7, 8 मेडिवल इंडिया का और ये जो 5वां है इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंपलसरी है। ABCDE 5 क्वेश्चन होते हैं। पांचों क्वेश्चन 10-10 नंबर के होते हैं, यानी कि कुल मिला के 50 नंबर का। और ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है इसे 150 शब्दों में लिखना होता है। यदि 5 आपने लिखा तो इसका मतलब है कि आपको 750 शब्दों में लिखना होगा। यानी कि आपको यह स्टैंडर्ड समझना है कि 750 शब्द इक्वल टू 50 मार्क्स। पचास मार्क्स का क्वेश्चन 750 शब्दों में आपको लिखना है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन नंबर 2 या 3 या 4 जिसमें कि 15-15 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चन हैं, उसका क्या करेंगे? तो गणित बहुत सीधा बिठा लो। क्या होगा गणित कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है
तो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 225 शब्द, और 20 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 300 शब्द। बहुत सिंपल है। और गौर करके देखो, 225 जैसे 2 सवाल तो 450, और 300 का 1 सवाल तो 750। बन गया ना हिसाब, बिल्कुल सिंपल। तो 10 नंबर का क्वेश्चन 150 शब्दों में लिखना है, 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 250 शब्दों में लिखना है, और 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 300 शब्दों में लिखना है। यही स्टैंडर्ड आपको लेके चलना है। अब गौर करने लायक बात यह निकल कर आती है कि यदि आप मेडीवल इंडिया के बाद पेपर 2 में चलकर देखो, तो पेपर 2 और पेपर 1 में अंतर सिर्फ इतना है कि पेपर 1 में जो पहला क्वेश्चन होता है वो मानचित्र का होता है। पेपर 2 में पहला क्वेश्चन भी इसी तरह का रहता है, मॉडर्न इंडिया का ABCDE, और बाकी 7 के 7 क्वेश्चन जैसे पेपर 1 में तो वैसे ही। ये भी 10 × 5 50 मार्क्स का। तो पेपर 1 में देखो कि एक क्वेश्चन मानचित्र का होता है जिसमें 20 स्थलों की पहचान करके उनका ब्यौरा लिखना होता है, और बाकी 14 और सवाल लिखने होते हैं। और पेपर 2 को देखो तो इसमें टोटल 19 सवाल लिखना होता है। उसमें से 10 सवाल होता है 10 नंबर का, उसके बाद में फिर 15 नंबर के और 20 नंबर के। टोटल लिखना कितना है? 19। और इन 19 सवालों का जवाब जब लिखते हैं तो ये 1350 नहीं होगा, गलत लिखा गया है यहां। कुल मिलाकर 3750 शब्द आपको टोटल लिखने होते हैं। पेपर 2 में आपको टोटल लिखना पड़ता है 3750 वर्ड्स, और 3750 वर्ड्स लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। एग्जाम के अंदर जाओगे और आपने यदि घर में बहुत लिखा नहीं है तो आप 4 मिनट में 100 शब्द की गति पकड़ नहीं पाओगे। 4 मिनट में 100 शब्द लिखने की गति, वो भी उत्तर लिखने की गति, सोच सोच के लिखने की गति, अच्छा लिखने की गति, पढ़ने में भी ठीक लगे और समझने की बात भी हो, सब्सटेंस भी हो, माने तथ्य भी हो, तर्क भी हो। तो ऐसे में 4 मिनट में 100 शब्द का स्पीड आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आप 150 मिनट में 3750 वर्ड लिख देंगे। आपके पास में होते कितने मिनट्स हैं? आपके पास में होता है कुल मिलाकर 60 × 3 180 मिनट। 180 मिनट आपके पास में होता है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप 150 मिनट में पेपर को कंप्लीट करने की तैयारी करिए। वजह क्या है कि आपके पास जो 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 क्वेश्चंस के अंतर्गत होते कितने क्वेश्चंस हैं? तो 8 क्वेश्चंस के अंतर्गत होता है 10 प्लस 10 का मतलब हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 5 क्वेश्चन, 10 हो गया। और उन 10 के अलावे 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के अंतर्गत 3-3 क्वेश्चन होता है, तो 18। तो ये सोचो 10 और 18 28 क्वेश्चन होते हैं। 28 क्वेश्चन को पढ़ना है और उनमें से 19 को छांटना है, और 19 को छांटने के बाद उन 19 प्रश्नों का उत्तर लिखने के पहले सोचोगे ना जी, इस प्रश्न का क्या डिमांड है, इस प्रश्न का आंसर लिखना है तो कौन कौन से पॉइंट शामिल करना है, कौन से क्रम में शामिल करना है, शुरुआत कैसे करें, इसका अंत कैसे करें, या कि बिना सोचे लिखना शुरू कर दोगे? यदि तुमने बिना सोचे लिखना शुरू कर दिया तो फिर तो कहीं का माटी कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बेकार हो जाएगा आंसर। सोच समझ के लिखोगे तो तुमको एक प्रश्न के लिए तकरीबन 75 सेकंड का समय आवंटित करना होगा, और 19 क्वेश्चन का आंसर लिखना है पेपर 2 में।
तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए हमने 30 मिनट का समय तो आपके लिखने के लिए रखा ही नहीं। 150 मिनट में पेपर कंप्लीट करना है, बचे हुए 30 मिनट के अंतर्गत क्या है, पेपर मिलेगा, उसको पढ़ोगे, पेपर के अंतर्गत कौन सा क्वेश्चन लिखना है नहीं लिखना है इसका निर्णय करोगे, और जिस क्वेश्चन को लिखना है उसको पढ़ के फिर उसका आंसर मन में गूंथोगे और फिर उत्तर लिखने की शुरुआत करोगे, और ऐसा 19 बार करना पड़ेगा। इस वजह से उस 30 मिनट को तो वहीं रहने दो तुम। तो आपको ये स्टैंडर्ड डेवलप करना पड़ेगा। आज के डेट में बहुत सारे विद्यार्थी आंसर लिखना शुरू करेंगे तो उनको 1 घंटा में एक क्वेश्चन लिखने में कामयाबी मिल जाए तो ये भी बहुत अच्छी कामयाबी है, लेकिन फाइनली तुम्हें 4 मिनट में 100 शब्द का स्टैंडर्ड हासिल करना है, और इसके लिए कम से कम तुम्हें साल भर का रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ गए? यूपीएससी बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन हां, खिलाड़ी खेल सकता है इससे, और तुम भी तो खिलाड़ी हो सकते हो। मैं तो इसके पहले एक से एक दिग्गज खिलाड़ियों को कोच कर चुका हूं। वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना दिग्गज खिलाड़ी की तरह खेलना चाहते हो। तुम खेलने लगोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि मेरे पास में तो हुनर सिखाने के लिए खजाना भरा हुआ है। तुम ले कितना सकते हो वो तुम पर निर्भर करता है। अब चल के देखो कि ये पेपर 1, पेपर 2 के तमाम सिलेबस के टॉपिक्स हैं। मैं सिलेबस के टॉपिक्स की ओर अभी नहीं ले जा सकता आपको, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 लास्ट बातें कह के फ्री कर दूंगा कि हिस्ट्री क्यों, यदि हम इस विषय पर विचार करके देखें तो बच्चों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने के लिए किसी तरह की पृष्ठभूमि नहीं चाहिए। तुम साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, ABCD किसी भी विषय के हो, यदि तुम इतिहास पढ़ना चाहते हो और शिक्षक यदि इतिहास में निपुण है, पढ़ाना उनको आता है, तो वह विषय रोचक है, कहानी है, कथा है, मजेदार है। इसके अंदर तथ्यों का इस्तेमाल करके तर्क से उसकी व्याख्या करते हुए किसी भी देश और काल के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की दशा और दिशा की पढ़ाई होती है। दूसरी बात क्या है कि ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, मानविकी का विषय है, अतः एक ही विषय की व्याख्या 2 व्यक्ति 2 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे में आपसे यूपीएससी वाले जब सवाल पूछेंगे तो किसी भी एक मत के विद्वान की बात क्वेश्चन में दे देंगे और आपसे उस विषय पर आपकी टिप्पणी मांगेंगे। अतः आपको अच्छे से इतिहास यदि पढ़ना है तो हिस्टोरियोग्राफी जरूर पढ़ना होगा। हिस्टोरियोग्राफी पढ़ोगे, इतिहास रोचक भी लगेगा और आपके सारे सवाल पकड़ में आएंगे, और लिखोगे तो अच्छा नंबर भी आएगा। और हमारे विद्यार्थियों के एक से एक टॉप क्लास मार्क्स और रेगुलर टॉप क्लास मार्क्स का यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है कि यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट की तरह ऑप्शनल की बहुत ईमानदारी से तैयारी कर लिए तो हिस्ट्री में तो 300 नंबर से ज्यादा नंबर ला ही सकते हो। जीएस में इनॉर्मस सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले तो समझो कि जीएस का 2 पार्ट होता है, पीटी और मेंस। पीटी में 100 क्वेश्चंस होते हैं, और यदि आपको लगभग 45 के आसपास क्वेश्चंस
ठीक करने में कामयाबी मिल गई, नेगेटिव मार्किंग को माइनस करके, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि 20 क्वेश्चंस के आसपास अकेला हिस्ट्री से आता है। उन 20 प्रश्नों की तैयारी वो भी करते हैं जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, लेकिन जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनको तैयारी करने में समय कम लगता है। दूसरी बात है कि जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है उनकी तुलना में हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हमेशा 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं। और 3-4 क्वेश्चन आपको शुरू में सुनने में बहुत कम लगेगा, लेकिन अंत में इन्हीं 3-4 क्वेश्चन से निर्णय होता है, क्योंकि अच्छे विद्यार्थी लाखों की संख्या में 42-43 पर टिक जाते हैं और 45 पार करने वाले लोग सिविल सर्वेंट हो जाते हैं और 44 वाले लोग बेरोजगार रह जाते हैं। 44 वाले बेरोजगार और 45 वाले कलेक्टर। तो आपको पता चलेगा कि ये 3-4 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। उसके बाद यदि मेंस में चलकर देखो तो आपको ये पता चले कि हिस्ट्री की भूमिका आपको 2 तरीके की नजर आएगी। एक तो पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। इतना बड़ा सिलेबस आपके जीएस में आ गया है कि जीएस को ठीक से पढ़ लो तो उसका 40% मात्र और जोड़ोगे तो ऑप्शनल कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शनल में जीएस की तुलना में 40% एक्स्ट्रा सिलेबस आता है और थोड़ी गहराई ज्यादा आती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है, तो बेटा हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा नहीं है, विस्तृत है। विस्तृत है का मतलब क्या है? डीप नहीं है। कई सारे विषयों का सिलेबस डीप होता है और कई सारे विषयों का सिलेबस वाइड होता है। हिस्ट्री का वाइड है। दूसरी बात है कि जीएस में तो कंपलसरीली तुम्हें पढ़ना ही है, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो तुम उसको छोड़ने के विकल्प से तो परिपूर्ण हो नहीं, छोड़ने का तो विकल्प तुम्हारे पास में है नहीं। तो जब पढ़ना ही है तो थोड़ा और जोड़ लो तो ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। और अगला मुद्दा तुम देखो तो ये कि पेपर 1 में तो तुमको ये सब पढ़ने से बहुत फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये भी सोचो कि पेपर 2 में तुमको पढ़ना होता है पॉलिटी। पॉलिटी और आईआर, ये 2 ऐसे विषय हैं जिनको वही बढ़िया से समझ सकता है जिसको हिस्ट्री आता है, क्योंकि तुम्हारा संविधान तुम्हारे राष्ट्रीय आंदोलन की उपलब्धि है और संविधान विश्व इतिहास के दौरान जो तुम प्रबोधन का टॉपिक पढ़ते हो उन्हीं आदर्शों को अपनी प्रेरणा बनाते हुए डेवलप हुआ है। आदर्शों को निचोड़ा है तो संविधान के प्रावधान तैयार हुए। तो इनको जब तक आप समझोगे नहीं, तुमको संविधान का दर्शन नहीं समझ में आएगा। तो तुम संविधान के अनुच्छेद याद करते रहोगे, बहुत नीरस हो जाएगा वो, और नीरस हो जाएगा तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ लोगे तो याद नहीं रखोगे, याद रख भी लोगे तो लिखोगे नहीं ठीक से, लिखोगे नहीं ठीक से तो नंबर कहाँ से आएगा? अच्छा नंबर लाना है ना, तो उसके फिलॉसफी को समझो जो हिस्ट्री पढ़ के आ जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुमको 2000 ईस्वी तक का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा और 2023-24 में तुम मेंस लिखोगे तो पता चलेगा कि जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है उसको इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स को समझने के लिए एक एक्स फैक्टर मिलता है, गहराई आती है, बातों में गहराई, बातों में विचार, विभिन्न विषयों के ऊपर लॉजिकल निष्कर्ष, यह है मजा। तो नंबर ज्यादा आएगा। एथिक्स के लिए हिस्ट्री एक शानदार बैकग्राउंड देता है। प्राचीन काल में तो इतिहास एथिक्स का ही हिस्सा था। प्राचीन काल में अध्ययन की 2 विधाएं थी, विज्ञान और नीति, और नीति शास्त्र के अधीन हुआ करता था इतिहास। आप इतिहास पढ़ोगे तो नीति शास्त्र के अध्ययन के लिए शानदार बैकग्राउंड मिल जाएगा। और उसके बाद में ऐसे पढ़ो तो ऐसे, इतिहास का विद्यार्थी हमेशा ऐसे में एक आध टॉपिक तो पा ही जाता है जो सिर्फ और सिर्फ उसके इतिहास के अध्ययन के आधार पर मैनेज हो जाता है और शानदार नंबर पाता है। तो हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसको आप मल्टीपल यूज वाला विषय कह सकते हैं।
विषय रोचक भी है और मार्क्स लगातार आता है, और हिंदी मीडियम में तो सबसे सेफ विषय है। न सिर्फ सबसे सेफ विषय है, बल्कि सेफ विषय हिंदी भी है, हिंदी लिटरेचर भी अच्छा विषय है, लेकिन उसका जीएस में योगदान नहीं होता। इसका जीएस में इनॉर्मस मल्टीपल इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से हिस्ट्री एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। आप इस सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट होकर जा सकते हैं कि मैं इसमें भी 300 से ज़्यादा नंबर ले आऊँगा, और साथ ही साथ इसके बदौलत मैं जीएस के 1000 मार्क्स की तैयारी में भी कई जगहों पर एक्स्ट्रा एडवांटेज उठाऊंगा, और पीटी में भी मैं इसके 20 क्वेश्चन के बदौलत निर्णायक रूप से उस पार जा सकता हूं जिस पार के लोग कलेक्टर होते हैं। तो इस तरीके से हम आपको ये कह सकते हैं कि आप सबका स्वागत है। आप लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए। 1 मई से 12 बजे से हम हिस्ट्री ऑप्शनल के नए सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। ये आपका आगे का टेक्निकल सपोर्ट है, आप इससे देख लीजिए। और इस तरीके से स्वागत के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूं। आज बस इतना ही। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।